मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे आपकी मोमेंट्स बुक का थर्ड चैप्टर ईश्वरन द स्टोरी टेलर एंड दिस चैप्टर इज़ रिटन बाय आर के लक्ष्मण। चैप्टर के लास्ट में आप देख सकते हैं ऑथर का नाम है आर के लक्ष्मण। एक बहुत ही रिनाउंड एक कार्टूनिस्ट भी हैं, काफ़ी सारे कार्टून्स को ये ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो चैप्टर है, चैप्टर का जो टाइटल है ईश्वरन द स्टोरी टेलर, मीन्स ईश्वरन जो है वो एक बहुत ही अच्छा क्या है, स्टोरी टेलर है। ठीक है, स्टोरी टेलर माने जो कहानी को बताता है, टेल करता है, कहानी का वर्णन करता है, तो उसका नाम है ईश्वरन। वन नाइट महेंद्र वोक अप फ्रॉम हिज स्लीप एंड सॉ ए डार्क क्लाउडी फॉर्म। एक रात की बात है। यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पे जो है ऑथर ने दिया है कि महेंद्र कोई कैरेक्टर है इस कहानी में। वो एक बार रात को उठता है अपनी नींद से और क्या देखता है, एक डार्क क्लाउडी फॉर्म, एक काली सी परछाई वो देखता है। ही ब्रोक आउट इनटू ए कोल्ड स्वेट, वॉज इट अ गोस्ट। जब वो उस काली परछाई को देखता है तो उसके पसीना पसीना हो जाता है। ठीक है, क्या वो एक गोस्ट था? गोस्ट माने क्या वो एक भूत था या कोई स्पिरिट थी? वो क्या था? काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी सस्पेंस है इस कहानी में। ठीक है, जब आप इस कहानी को पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि महेंद्र कौन है और ईश्वरन कौन है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं हमारे कहानी की तरफ। द स्टोरी वॉज नरेटेड टू गणेश बाई ए यंग मैन, महेंद्र बाई नेम। ये जो कहानी है ये महेंद्र नाम के व्यक्ति द्वारा किसको नरेट की जा रही है? गणेश को। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि महेंद्र है कोई, महेंद्र इस कहानी को नरेट कर रहा है, इसका वर्णन कर रहा है किसको? गणेश को। गणेश को एक यंग मैन है या महेंद्र का फ्रेंड हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे ये मेंशन नहीं किया है। अब यहाँ पे बताया गया है कि महेंद्र कौन है। ही वॉज ए जूनियर सुपरवाइजर इन ए फर्म विच ऑफर्ड ऑन हायर सुपरवाइजर्स एट वेरियस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट्स, फैक्ट्रीज, ब्रिजेस, डैम्स एंड सो ऑन। तो महेंद्र जो है वो एक जूनियर सुपरवाइज़र है, कनिष्ठ सहायक आप कह सकते हो। सुपरवाइज जो मतलब सुपरवाइज करता है, चीज़ों को देखता है। इन ए फर्म, एक कंपनी में एक क्या है, ये जूनियर सुपरवाइज़र है। ठीक है, जहाँ पे कि ये जैसे कंस्ट्रक्शन साइट्स होती हैं जहाँ पे कि जो निर्माण कार्य है वो चलता है, जैसे फैक्ट्रीज़ हो गया, जहाँ पे फैक्ट्री का काम चल रहा है, या ब्रिजेस, पुल का काम चल रहा है, या डैम का काम चल रहा है, तो वहाँ पे जो महेंद्र की ड्यूटी थी वहाँ पे सुपरवाइज़ करने की थी, देखना था कि ठीक है लोग कैसे कैसे काम करते हैं। तो महेंद्र जॉब वॉज टू कीप एन आई, कीप एन आई मतलब होता है नज़र रखना, देखना, ऑन द एक्टिविटीज़ एट द वर्क साइट। तो महेंद्र का काम था सुपरवाइज़ करने का, कि जो भी लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, एक्टिविटीज़ उनकी जो है उस पर नज़र रखना वर्क साइट में। ठीक है, ही हैड टू कीप मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एवरी नाउ एंड देन एज ऑर्डर्ड बाय हिज हेड ऑफिस। यहाँ पे महेंद्र को क्या करना पड़ता था? उसका कोई काम एक जगह पे रहने का नहीं था, उसको जो है एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाना पड़ता था काम को देखने के लिए, क्योंकि उसको हेड ऑफिस से ऐसा ऑर्डर आता था। जैसे सपोज़ वो कभी कोल माइनिंग में है, जहाँ पे कोयले का माइनिंग काम चल रहा है, कोयला निकाला जा रहा है। ठीक है, तो कभी वो कोयल माइनिंग एरिया में है, तो कभी वो रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट में जाता है। ठीक है, फ्रॉम देयर आफ्टर अ फ्यू मंथ टू केमिकल प्लांट, कहीं पे जो कुछ महीने बाद उसको केमिकल प्लांट जो है वहाँ पे जाना पड़ता है, जहाँ पे कि सेटअप लगाया जा रहा है केमिकल प्लांट का, तो उसको भी देखने जाना पड़ता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि महेंद्र जो है एक जगह पे, उसकी जॉब ऐसी नहीं है कि वो एक जगह पे रह के अपनी जॉब करे, उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस विजिट करना होता था सुपरवाइज करने के लिए। नेक्स्ट बताया गया है महेंद्र के बारे में कि ही वॉज ए बैचलर। जो महेंद्र था वो क्या था? बैचलर। बैचलर का मतलब क्या होता है? जो कि क्या होता है? अविवाहित, जिसकी शादी नहीं हुई होती है। His needs were simple and he was able to adjust himself to all kind of odd conditions। क्योंकि वो बैचलर था, उसकी फैमिली नहीं थी, बच्चे नहीं थे, तो उसकी जो ज़रूरतें थी वो बहुत ही सिंपल थी, बहुत ही कम ज़रूरतें थी। एंड ही वॉज एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ टू ऑल काइंड्स ऑफ ऑड कंडीशन। तो यही रीज़न था कि वो अपने आप को ऑड कंडीशन मतलब विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आप को एडजस्ट कर लेता था। वेदर इट वॉज एन इल इक्विप्ड सर्किट हाउस और ए मेक शिफ्ट कैनवास टेंट इन द मिडल ऑफ ए स्टोन क्वेरी, चाहे वो कोई इल इक्विप्ड सर्किट हाउस है। इल इक्विप्ड माना जहाँ पे कि आपकी डेली जो नेसेसरी जो चीज़ें हैं वो चीज़ें आपकी पूरी नहीं हो रही है, आपकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है। ठीक है, तो वहाँ पे भी वो अपने आप को सर्किट हाउस में जो है एडजस्ट कर लेता था। या कपड़े का बना हुआ एक टेंट, कैनवास इसे बोलते हैं, टेंट है बना होता है, जो कि स्टोन क्वेरी का मतलब होता है एक जहाँ पे कोयले की खदान होती है, एक स्टोन का बना, वहाँ से कोयला कोल माइनिंग एक प्लेस है।
तो उसके बगल में कभी वो टेंट लगा करके रह लेता था, तो मतलब उसको दिक्कत नहीं होती थी क्योंकि उसकी फैमिली नहीं थी, उसके बच्चे नहीं थे, तो वो बैचलर था, तो वो एडजस्ट कर लेता था। बट वन एसेट ही हैड वॉज हिज कुक, ईश्वरन। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं जो ईश्वरन है, जो हमारा चैप्टर का नाम है ईश्वरन द स्टोरी टेलर। अब ये ईश्वरन कौन है यहाँ पे रिवील किया है ऑथर ने कि, लेकिन उसके साथ जो है उसका एक एसेट का मतलब होता है जो उसका एक असिस्टेंट आप कह सकते हैं, उसका सहायक था, उसका कुक माने होता है रसोइया जो खाना बनाता है, उसका नाम था ईश्वरन, वो उसके साथ रहता था। द कुक वॉज क्वाइट अटैच्ड टू महेंद्र एंड फॉलोड हिम अनकम्प्लेनिंगली वेयर एवर ही वॉज पोस्टेड। तो जो कुक था वो हमेशा महेंद्र के साथ जाता था, जहाँ भी महेंद्र की पोस्टिंग होती थी वहाँ वो महेंद्र के साथ जाता था बिना किसी शिकायत के। अनकम्प्लेनिंग माने उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, हमेशा वो महेंद्र के साथ ही जाता था। ही कुक्ड फॉर महेंद्र, वॉश्ड हिज क्लोथ्स एंड चैटेड अवे विद हिज मास्टर एट नाइट। वो महेंद्र के लिए खाना बनाता था, उसके कपड़े धोता था, और यहाँ तक कि कई बार वो अपने मास्टर से रात के टाइम पे चैट माने बातचीत भी करता था। ही कुड वीव आउट एंडलेस स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट। महेंद्र की यहाँ पे एक खासियत बताई गई है, उसकी क्वालिटी थी कि वो क्या है, एंडलेस कहानियाँ उसको सुनाने का बड़ा शौक था। एनेक्डोट माने कहानी, किस्से, बड़े इंटरेस्टिंग अलग अलग सब्जेक्ट पे वो कहानियाँ सुनाता था। तो इससे क्या होता था, महेंद्र का भी टाइम पास हो जाता था, ठीक है, महेंद्र भी बोर नहीं होता था। आगे बताया गया है कि ईश्वरन की एक क्वालिटी है, वो क्या है, ईश्वरन ऑल्सो हैड एन अमेजिंग कैपेसिटी टू प्रोड्यूस वेजिटेबल्स एंड कुकिंग इंग्रेडिएंट्स seemingly out of nowhere in the middle of a desolate landscape with no shop visible for miles around। तो यहाँ पे बताया गया है क्योंकि जो महेंद्र है वो तो एक प्लेस से दूसरी जगह उसकी पोस्टिंग होती रहती है, तो कई बार महेंद्र की पोस्टिंग ऐसे जगह होती थी जहाँ की दूर दूर तक क्या होती थी, शॉप्स नहीं होती थी, ठीक है, वो डेजोलेट लैंडस्केप होता था। डेजोलेट माने होता है वीरान सा, ठीक है, जहाँ पे कुछ नहीं है, दूर दूर तक शॉप है। तो यहाँ पे ईश्वरन की एक क्वालिटी बताई गई कि पता नहीं वो कैसे वहाँ पे हमेशा, या तो उसको जादू कहें या क्या कहें, उसकी एक कैपेसिटी थी कि वो वेजिटेबल इकट्ठा कर लेता था, ठीक है, और जितने भी कुकिंग इंग्रेडिएंट्स होते, जितने भी मसाले वसाले जो कुकिंग जो वेजिटेबल्स में पड़ते हैं, वो उनको पता नहीं कहाँ से वो ले आता था, वो उसकी एक क्वालिटी थी, ठीक है, जहाँ पे कि दूर दूर तक शॉप नहीं थी। ही वुड मिराकुलसली कंज्यूर अप the most delicious dishes made with fresh vegetables within an hour of arriving at the zinc sheet shelter at the new workplace। जिंक शीट शेल्टर का मतलब होता है टेम्पररी हाउस, अस्थायी घर, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है कि वो पता नहीं एक इसको आप मतलब एक जादू ही कह सकते हैं। कंजरप का मतलब होता है इकट्ठा करना, पैदा करना, कि वो पता नहीं कैसे वहाँ पे तुरंत बिना किसी सामग्री के वो पता नहीं कैसे इकट्ठा कर लेता था इतने जल्दी से। 1 घंटे में ही वो हमारे मतलब पहुँचने के, वो 1 घंटे में ही बहुत ही डिलीशियस डिशेस बनाता था, फ्रेश वेजिटेबल्स की बनाता था, ठीक है, जहाँ पे भी मेरी पोस्टिंग होती थी। ये उसकी क्वालिटी बताई गई है, किसकी, ईश्वरन की, मतलब काफ़ी वो एक्टिव था। महेंद्र वुड बी अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड लीव फॉर वर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पे बताया गया है कि महेंद्र हमेशा सुबह उठता था और क्या है अपना जो है ब्रेकफास्ट करके वो अपने ऑफिस के लिए जाता था। कैरिंग सम प्रिपेयर्ड फूड विद हिम, और उसके साथ अपने साथ वो अपना कुछ टिफ़िन भी ले जाया करता था जो कि उसको महेंद्र बना करके देता था। मीनवाइल ईश्वरन वुड टाइडी अप द शेड, वॉश द क्लोथ्स एंड हैव ए लेजरली बाथ, पोरिंग सेवरल बकेट्स ऑफ वाटर ओवर हिज हेड, मटरिंग अ प्रेयर ऑल द वाइल। अब इस बीच जो है ईश्वरन क्या करता था, जब महेंद्र ऑफिस जाता है तो ईश्वरन पूरे रूम को, जो शेड होता था, जो उनका टेम्प्रेरी रूम है, उसको वो साफ़ करता था, उसके कपड़े धोता था, और उसके बाद वो क्या करता था, लेजरली बात, बड़े ही आराम से वो घंटों घंटों तक नहाता था और कई सारी बकेट्स जो है बाल्टियों के पानी अपने सर पर उड़ेलता था। और जब वो नहाता था उसकी खासियत थी वो मटरिंग के प्रेयर, साथ साथ वो प्रेयर भी बोलता था। जैसे कई लोगों की हैबिट होती है ना, नहाते नहाते वो प्रेयर भी बोलते रहते हैं, मंत्र वंत्र कुछ पढ़ते रहते हैं, तो ईश्वरन भी ऐसा ही करता था। इट वुड बी लंच टाइम बाय देन, ठीक है, उसके बाद लंच टाइम आता था और लंच टाइम पे भी वो पूरा खाना कुक करता था। एंड आफ्टर ईटिंग ही वुड रीड फॉर अ वाइल बिफोर डोजिंग ऑफ। उसकी एक हैबिट थी कि वो जो है खाना खाने के बाद वो हमेशा कुछ पढ़ता था, ठीक है, दिन में, मतलब डोजिंग ऑफ माने सोने से पहले, नींद की झपकी लेने से पहले वो थोड़ा बहुत उसको कुछ पढ़ने की हैबिट थी। द बुक वॉज यूजुअली सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर। और कैसी बुक्स पढ़ता था वो, तमिल थ्रिलर, मतलब जो तमिल माने जो साउथ की कुछ बुक्स होती हैं, थ्रिलर माने जिनमें कि बहुत ही रोमांचक कहानियाँ होती हैं, मतलब जिसमें सस्पेंस होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं थ्रिलर। तो उसको बहुत ही तमिल थ्रिलर पढ़ने में बड़ा मज़ा आता था। रनिंग टू 100 पेजेस, तो काफ़ी अच्छी खासी वो थिक बुक होती थी, काफ़ी मोटी होती थी, जो कि 100 पेजेस की होती थी।
इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शंस एंड नैरेटिव फ्लरिशेस वुड होल्ड ईश्वरन इन थ्रॉल। थ्रॉल का मतलब होता है मंत्र मुग्ध होना। तो जो मतलब उस बुक में जो बड़े अच्छे अच्छे इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन होते थे, जो नैरेटिव फ्लरिशेस माने होता है अलग अलग कहानी किस्से जो होते थे बड़े ही सस्पिशियस से होते थे, तो उनको पढ़ करके ईश्वर मतलब इतना खो जाता था, इतना मंत्र मुग्ध हो जाता था कि उसको टाइम का पता ही नहीं चलता था। उसको बड़ा मज़ा आता था कि अब आगे क्या होने वाला है। ऐसा कई बार हमारे साथ भी होता है कि हम जब कोई कहानी पढ़ रहे होते हैं तो कभी हमारा इंटरेस्ट क्रिएट होता है, तो हमको लगता है आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, तो हम खो जाते हैं उस कहानी में। तो सेम चीज़ जो है ईश्वरन के साथ भी होती थी। तो उसको तमिल थ्रिलर पढ़ने में बड़ा मज़ा आता था। ठीक है, तो आगे है His own description were greatly influenced by the Tamil authors that he read। यहाँ पे बताया गया है कि जो ईश्वरन है उसके अपने भी जो डिस्क्रिप्शन, जब कई बार अपने आप ही वो कहानी सुनाता है, ठीक है, तो वो भी मतलब तमिल ऑथर से इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुआ होता है कि उसके अपने डिस्क्रिप्शन में भी वो उसी तरीके से कहानी बना बना करके बोलता है, क्योंकि उसको पढ़ पढ़ के हैबिट थी कि कैसे मुझे सस्पेंस क्रिएट करना है, कैसे स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाना है, तो उसकी भी ऐसी आदत हो चुकी थी। When he was narrating even the smallest of incident, he would try to work in suspense and a surprise एंडिंग इनटू द अकाउंट। यहाँ पे बताया गया है कि जब वो किसी छोटे से छोटी घटना है, अगर वो उसको नरेट कर रहा है, उसका वर्णन कर रहा है, तो बड़े ही सस्पिशियस, बड़े ही सस्पेंस में उसका वर्णन करता था, बड़े ही सरप्राइज से, ताकि सुनने वाले को भी बड़ा इंटरेस्ट आए। कई लोग होते हैं कि सीधे सीधे कोई बात कह लेते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि वो घुमा फिरा करके उसको बड़ा ही इंटरेस्ट क्रिएट करके उस बात को बताते हैं। तो ईश्वरन की ये हैबिट थी कि वो बड़ा ही सस्पेंस के साथ और बड़ा ही सरप्राइज एंडिंग को देता था किसी भी बात को। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल बताया गया है कि वो कैसे करता था। Instead of saying that he had come across an uprooted tree on the highway, he would say with eyebrows suitably arched and hands held out in a dramatic gesture, ठीक है, the road was deserted and I was all alone। अब यहाँ पे एग्जाम्पल बताया गया कि वो कैसे किसी छोटी सी इंसिडेंट को, घटना को बड़े ही इंटरेस्ट क्रिएट करके बोलता था और सस्पेंस रखता था। कि सपोज वो कह रहा है कि एक, उसको कहना है कि एक हाईवे पे कोई अपरूटेड माने एक पेड़ जो है उखड़ के गिरा हुआ है। अपरूटेड माना होता है उखड़ा हुआ पेड़ या नीचे गिरा हुआ पेड़, ठीक है। तो हम सीधे सीधे कह रहे हैं कि हम हाईवे में आ रहे थे और वो पेड़ गिरा हुआ था, लेकिन जो ईश्वरन का तरीका था वो कैसे कहता था, ही वुड से विद आईब्रोज सुटेबली आर्क, लेकिन वो कैसे बोलता था, अपनी आईब्रोज को बिल्कुल घुमा करके अपनी आंखें भी वैसी बना देगा। एंड हैंड्स हेल्ड आउट इन ए ड्रामेटिक जेस्चर, और अपने हाथ को बिल्कुल ड्रामेटिक जेस्चर में, मतलब हाथों से भी वो बिल्कुल एक्शन करके बताता था। कैसे बोलता था, द रोड वॉज डेजर्टेड, कि पूरी रोड क्या है, डेजर्टेड माने वीरान है। देखो उसका तरीका देखो बताने का। एंड आई वॉज ऑल एलोन, और मैं क्या हूँ, बिल्कुल अकेला हूँ। Suddenly I spotted something that looked like an enormous bushy beast lying sprawled across the road। वो कह रहा है कि मैं बिल्कुल अकेला था और पूरी रोड वीरान थी। अचानक से मैंने देखा, स्पॉटेड माने होता है देखा, कि कुछ इनॉर्मस मतलब विशाल काय, बुशी बीस्ट, बीस्ट माने होता है जानवर, ठीक है, कोई झाड़ी वाला मतलब एक बड़ा सा जानवर, स्प्राउल्ड माने लेटा हुआ है बिल्कुल रोड पे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से वो बोलता था। आई वॉज हाफ इंक्लाइन टू टर्न एंड गो बैक, तो वो कह रहा है कि मैंने सोचा कि मैं क्या करूँ, मतलब मैं समझ में नहीं आया कि मैं टर्न कर लूँ यहाँ से या वापस चले जाऊँ या उस चीज़ को देखूँ। देखो इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है कि जब वो कह रहा है कि मैंने देखा कि कोई विशाल सा कोई बीस्ट जो है गिरा हुआ है, बजाय ये कहने की कोई पेड़ गिरा हुआ है, वो उसको घुमा फिरा के बोलता था। बट एज आई केम क्लोजर आई सॉ दैट इट वॉज ए फॉलन ट्री एंड विद इट्स ड्राई ब्रांचेस स्प्रेड आउट। लेकिन फिर वो क्या बोलता है कि जैसे ही मैं उस बुशी बीस्ट के पास गया, नज़दीक गया, तो मैंने देखा कि ये तो फॉलन ट्री है, ये तो पेड़ गिरा हुआ है और उसकी ब्रांचेस जो है वो क्या हो रखी है, स्प्रेड आउट माने फैली हुई है। महेंद्र वुड स्ट्रेच हिमसेल्फ बैक इन हिज कैनवस चेयर एंड लिसन टू ईश्वरन्स टेल्स अनक्रिटिकली। जब ये बातें वो महेंद्र को सुनाता था तो महेंद्र भी अपने आप को बिल्कुल से एक कपड़े की चेयर में वो बैठ करके बड़े ही इंटरेस्टिंगली वो उस ईश्वरन की कहानियों को अनक्रिटिकली, बिना किसी टीका टिप्पणी के वो सुनता था, ठीक है। तो मतलब इतना इंटरेस्टिंग उसका वे था किसी भी इंसिडेंट को, छोटे से छोटे इंसिडेंट को सुनाने का। तो ये जो है ईश्वरन का एक आप कह सकते हो क्वालिटी थी उसके अंदर, क्योंकि वो खुद भी पढ़ने का शौकीन था और तमिल थ्रिलर वो पढ़ता था, तो वहाँ से उसको इंस्पिरेशन मिलती थी कि मुझे ऐसे ऐसे कहानियाँ सुनानी है या कोई रियल इंसिडेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है, आगे बता रहा है वो ईश्वरन,
द प्लेस आई कम फ्रॉम इज़ फेमस फॉर टिम्बर। वो कह रहा है कि मैं जिस जगह से आता हूँ, अपने मालिक को बता रहा है महेंद्र को, कि वो प्लेस जो है टिम्बर के लिए, टिम्बर माने होता है लकड़ी, जहाँ पे कि लकड़ियों का बिजनेस होता है, ठीक है। तो जिस जगह से मैं आता हूँ साहब, कि वो जगह तो क्या है, लकड़ियों के लिए बहुत फेमस है। अब वो फिर से शुरू कर रहा है, वो कुछ बात बता रहा है कि देयर इज़ ए रिचली वुडेड फॉरेस्ट ऑल अराउंड। जिस जगह में मैं रहता हूँ तो वहाँ तो बिल्कुल चारों तरफ क्या है, काफ़ी घना जंगल है, ठीक है, लकड़ियों वाला जंगल है। एंड द लॉग्स आर होल्डेड ऑन टू द लॉरीज बाई एलिफेंट। और वो कह रहा है जो लकड़ी के बड़े बड़े लॉग जो होते हैं उनको क्या है, होल्ड माने होता है ट्रांसपोर्ट करना, उनको उठा करके रखना, लादना हम कह सकते हैं। उनको जो है हमारे यहाँ बड़े बड़े एलिफेंट होते हैं, बड़े बड़े वाइल्ड एलिफेंट, तो वो क्या करते हैं कि उन लकड़ी के लॉक्स को अपनी सूंड से उठा करके किस में डालते हैं, लॉरी। लॉरीज का मतलब होता है ट्रक आप कह सकते हो, या कोई गाड़ी आप कह सकते हो, उसमें रखते हैं। दे आर ह्यूज वेल फेड बीट्स। अब वो एलिफेंट पे आ गया है, वो एलिफेंट के बारे में बता रहा है कि एलिफेंट कैसे हैं, वहाँ बड़े ह्यूज विशाल काय हैं, वेल फेड, बिल्कुल अच्छा खासा, मतलब उन्होंने खा पी के वो मोटे ताजे बीस्ट माने हो रखे हैं, जानवर हैं। When they turn wild, even the most experienced Mahout is not able to control them. अब यहाँ पे वो एक बात बता रहा है एलिफेंट की, कि आपको पता है कि जब एलिफेंट पागल हो जाता है तो बड़े से बड़ा एक्सपीरियंस्ड महावत भी उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है। महावत क्या होता है, जो एलिफेंट की देखभाल करते हैं, उनकी लुक आफ्टर, उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो वो भी मतलब उनके हाथ से भी उस बात कंट्रोल नहीं हो पाती है जब कोई एलिफेंट पागल होता है, ठीक है। अब वो क्या बोलता है, आफ्टर दिस प्रोलॉग ईश्वरन वुड into an launch into an elaborate anecdote involving an elephant। अब इस प्रोलॉग के बाद, प्रोलॉग का मतलब होता है एक भूमिका जमाना, किसी चीज़ की स्टार्टिंग करना। अब वो उसने एक भूमिका जमा दी है अपनी कहानी में, और कहानी में किसको इन्वॉल्व कर दिया है, अब एलिफेंट को। और यहाँ पे वो बता रहे हैं अपनी कहानी को, मतलब उसने पूरा बैकग्राउंड बता दिया है कि ऐसा ऐसा होता है। पहले उसने पूरा बताया कि हमारे यहाँ लकड़ियों का बिजनेस किया जाता है, अब लास्ट में वो कहानी में किसको इन्वॉल्व करता है, एलिफेंट को। अब आगे क्या होता है, आगे वो बता रहा है, अब कहानी वो बता रहा है कि वन डे ए टस्कर escaped from the timber yard and began to roam about, stamping on bushes, tearing up wild creepers and breaking branches at will। अब वो कह रहा है कि एक दिन की बात है कि टस्कर माने कि जो एक एलिफेंट है, वो जो है एक टिम्बर यार्ड, लकड़ियों का एक बड़ा सा एक यार्ड था, वहाँ से वो वहाँ से वो निकल गया, ठीक है। वो इधर उधर रोम माने होता है घूमने लग गया, ठीक है। तो वो जब जंगल से कोई एलिफेंट निकलेगा और किसी रोड पे आ जाएगा तो वो इधर उधर घूम रहा है, स्टैम्पिंग ऑन बुशेज़, और जितनी भी वो बुशेज़ है वो उन पर स्टैम्प माने अपने पैर से उनको उस पर मार रहा है, ठीक है, स्टैम्प कर रहा है। टीयरिंग अप वाइल्ड क्रिएपर्स, और जो क्रिएपर हैं, जो बेल होती हैं छोटी छोटी, वो उनको फाड़ रहा है। एंड ब्रेकिंग ब्रांचेस, और जितने भी पेड़ की ब्रांचेज है वो उनको तोड़ रहा है, ठीक है। यू नो सर हाउ एन एलिफेंट बिहेव्स व्हेन इट गोज मैड। वो कह रहा है कि सर आपको पता है जब एक हाथी पागल हो जाता है तो वो कैसा बिहेव करता है। Ishwaran would get so caught up in the excitement of his own story that he would get up from the floor and jump about, stamping his feet in emulation of the mad elephant। अब ईश्वरन जब ये बात बता रहा है एलिफेंट की, आपको पता है कि एलिफेंट जब पागल होता है तो कैसा होता है, तो ईश्वरन खुद भी क्या है, एक्साइटमेंट में, अपनी स्टोरी के एक्साइटमेंट में खुद भी जो है वैसे ही एक्शन कर रहा है, अपने फ्लोर से जंप कर रहा है, ठीक है। थोड़ा कहानी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए अपने पैरों को ऐसे स्टैम्प कर रहा है। एम्बुलेशन माने नकल करना, उस जैसे मैड एलिफेंट करता है ना, पैर ठोकता है, तो कई बार हम भी क्या करते हैं, बिल्कुल ड्रामा सा करते हैं। जब किसी कहानी को बताना हो तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है, तो आपको लगता है कि एक पिक्चर आपके सामने चल रही है, ठीक है। तो वो भी बिल्कुल ऐसे ही एक सीन क्रिएट करता है। आगे है, द एलिफेंट रीच द आउटस्कर्ट ऑफ अवर टाउन। अब वो बता रहा है कि वो एलिफेंट पहले तो हाईवे पे आ गया था, उसके बाद वो हमारे आउटस्कर्ट माने हमारे जो टाउन के बाहरी एरिया में वो आ गया। अब भाई अब जो कोई हाथी जो है और ऊपर से जो अगर वो पागल हो गया हो, अगर वो आपके टाउन में आ जाए तो क्या होगा। ब्रेकिंग द फेंसेस डाउन लाइक मैच स्टिक, वो हमारे जितने भी टाउन की दीवारें हैं वो उनको ऐसे तोड़ रहा था मानो उसके लिए वो माचिस की तिल्लियाँ हों, ठीक है। ही वुड कंटिन्यू, आगे वो कंटिन्यू कर रहा है ईश्वरन। इट केम इन टू द मेन रोड, उसके बाद वो जो हाथी है वो कहाँ गया, मेन रोड पे आ गया, ठीक है। एंड स्मैश्ड ऑल द स्टॉल सेलिंग फ्रूट्स, मड पॉट्स एंड क्लोथ्स, और जितने भी मतलब वो स्टॉल लगे हुए थे, जो जितने फ्रूट बेचने वाले थे और जितने भी मिट्टी के बर्तन बेचने वाले थे, कपड़े बेचने वाले थे, उसने उन सब के स्टॉल को, उन सब की ठेलियों को क्या कर दिया, स्मैश्ड, एकदम से कुचल दिया, ठीक है। पीपल रेन हेल्टर स्केल्टर इन पैनिक,
अब जो लोग थे हेल्टर स्केल्टर माने तो इधर उधर मतलब दौड़ना, डर के मारे, पैनिक माने डर के मारे इधर उधर दौड़ना। अब जब लोगों को पता लगा कि एक पागल हाथी जो है बिल्कुल मेन टाउन में आ गया है, तो लोग भी डर के मारे पैनिक होकर के इधर उधर दौड़ने लगे। द एलिफेंट नाउ एंटर्ड ए स्कूल ग्राउंड वेयर चिल्ड्रन वर प्लेइंग। अब वो एलिफेंट कहाँ घुस गया, एक स्कूल के मैदान में घुस गया, जहाँ पर कि कुछ बच्चे क्या हो रहे थे, खेल रहे थे। ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक वॉल, अब कैसे पहुँचा वो वहाँ अंदर, जो स्कूल की दीवार थी उसको तोड़ करके, ब्रेक माने होता है तोड़ना, उसको तोड़ करके, ब्रिक माने जो ईंट की दीवार थी, सोचो कितना वो शक्तिशाली वो रहा होगा, कितनी स्ट्रेंथ उसके अंदर रही होगी उस एलिफेंट की, उसने ईंट की दीवार ही तोड़ दी और वो स्कूल के यार्ड में घुस गया। ऑल द बॉयज़ रेन इन टू द क्लास रूम्स एंड शट द डोर टाइट, और जितने भी जो लड़के थे वो क्लासरूम के अंदर घुस गए और अपने दरवाजे बिल्कुल टाइटली बंद कर दिए। The bees grunted and wandered about, pulling out the football goal post, और जो एलिफेंट था जब वो बीच में आ गया यार्ड के, हमारे प्लेग्राउंड के, ग्रंटेड माने जोर से वो चिंघाड़ा, क्योंकि एलिफेंट क्या करता है, आवाज़ करता है ना अपने सूंड ऊपर करके, जोर से उसने ग्रंट किया एंड वॉन्डर्ड अबाउट, ठीक है, उसने थोड़ा देखा, एंड पुलिंग आउट द फुटबॉल गोल पोस्ट, और जो हमारा फुटबॉल का गोल पोस्ट था जिसमें क्या फुटबॉल खेलते हैं, उसने उसको उखाड़ दिया। Tearing down the volleyball net, kicking and flattening the drum kept for water, उसके बाद उसने जो वॉलीबॉल का नेट होती है, वॉलीबॉल जब खेलते हैं हम तो नेट लगती है एक बीच में, जाला सा लगता है, उसने उसको भी उखाड़, टीयरिंग माने फाड़ दिया, ठीक है यार, किकिंग एंड फ्लैटनिंग द ड्रम केप्ट फॉर वाटर, और पानी की जो टंकी थी उसने तो उसको बिल्कुल लात मारा, और फ्लैटनिंग का मतलब होता है चकनाचूर कर दिया, ठीक है, जो पानी की टंकी थी। अपरूटिंग द श्रब, और जितने भी श्रब माने जितने भी वहाँ पे गार्डन में होता है, झाड़ी वाड़ी, जितने भी फूल पौधे थे जितने भी, उन्होंने उसको सबको अपरूट, उखाड़ दिया उस हाथी ने, इतना वो पागल हो गया था। मीनवाइल ऑल द टीचर्स हैड क्लाइंब्ड अप टू द टेरेस ऑफ द स्कूल बिल्डिंग, अब इसी बीच जितने भी टीचर थे सब में हड़कम मच गया, भाई हाथी जो है पागल हो गया, स्कूल में घुस गया है, बहुत नुकसान वो कर रहा है। सारे टीचर्स जो हैं वो टेरेस पे चले गए, टेरेस माने छत पे चले गए स्कूल बिल्डिंग की। फ्रॉम देयर दे हेल्पलेसली वॉज द डेप्रेडेशन ऑफ द एलिफेंट, और वहाँ से वो बिल्कुल हेल्पलेसली माने असहाय की तरह जो है एलिफेंट का जो डेप्रेडेशन माने है, जो वो आक्रमण कर रहा था ना, डेप्रेडेशन माने बिना किसी सोचे समझे जो वो नुकसान कर रहा था, नष्ट करने के लिए, चीज़ों को डिस्ट्रॉय करने के लिए वो देख रहे थे, उनके समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए, इस एलिफेंट को कैसे कंट्रोल में किया जाए। देयर वॉज नॉट अ सोल बिलो ऑन द ग्राउंड, उसमें जो है ग्राउंड में एक भी आदमी नहीं था, अगर कोई भी होता तो एलिफेंट तो उसको मार ही देता, वो तो एक किक मारता, वो आदमी तो वहीं मर जाता। द स्ट्रीट्स वर एम्प्टी एज इफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द एंटायर टाउन हैड सडनली डिसअपीयर्ड, जितनी भी गलियां थी उस टाउन की वो सारी एम्प्टी थी, खाली थी, ऐसा लग रहा था कि मानो जितने भी इनहेबिटेंट मानो जितने भी निवासी हैं यहाँ के, वो सारे अचानक से डिसअपीयर माने गायब हो गए, ठीक है। अब आगे जो है बता रहा है ईश्वरन, आई वॉज स्टडिंग इन द जूनियर क्लास एट दैट टाइम, अब वो कह रहा था कि ईश्वर मैं भी उस टाइम पे जो है जूनियर क्लास में ही पढ़ता था, छोटा ही था, एंड वॉज वॉचिंग द होल ड्रामा फ्रॉम द रूफ टॉप, और मैं भी जो है अपने जो स्कूल की छत है मैं वहाँ से पूरे ड्रामा को देख रहा था, भाई ये क्या हो रहा है। आई डोंट नो वट केम ओवर मी सडनली, वो कह रहा है कि मुझे नहीं पता, अचानक से मेरे दिमाग में एक बात आई। आई ग्रैब्ड ए केन फ्रॉम द हैंड्स ऑफ वन ऑफ माई टीचर्स एंड रेन डाउन द स्टेयर्स एंड इन टू द ओपन, वो कह रहा है कि मैंने भी क्या किया, मेरे एक टीचर के हाथ में एक केन माने एक छड़ी थी, डंडा था, मैंने उसको ग्रैब माने उसको खींचा अपने टीचर के हाथ से, और मैं बिल्कुल सीढ़ियों से नीचे जाते हुए उस ओपन यार्ड में चला गया जहाँ पे कि वो एलिफेंट था। द एलिफेंट ग्रंटेड एंड मिनेंसिंगली स्वंग ए ब्रांच ऑफ ए ट्री विच इट हेल्ड इन इट्स ट्रंक, अब जैसे ही मैं उस एलिफेंट के सामने गया उसने भी क्या किया, ग्रंटेड माना होता है चिंघाड़ा, एंड मिनेंसिंगली मतलब होता है खतरनाक तरीके से, डेंजरस तरीके से उसने एक ब्रांच होती है ट्री की, पेड़ की एक शाखा को अपने उसने ट्रंक में उठा दिया मुझे मारने के लिए, ठीक है। इट स्टैम्प्ड इट्स फीट, अपने पैरों को जोर से उसने ज़मीन पे स्टैम्प किया, मारा। किकिंग अप ए लॉट ऑफ मड एंड डस्ट, और काफ़ी सारा जो वहाँ पे मड था, कीचड़ था, और जो भी डस्ट थी उस पर किक, वो लात मार रहा था, ठीक है। इट लुक्ड फ्राइटनिंग, ऐसा लग रहा था कि वो मुझे डरा रहा है, कौन, वो एलिफेंट। बट आई मूव्ड स्लोली टूवर्ड्स इट स्टिक इन हैंड, लेकिन ईश्वरन कह रहा है कि भाई मैं भी क्या हूँ, मैं भी पीछे नहीं हटा, मैं भी उसके तरफ गया धीरे धीरे अपने हाथ में उस छड़ी को लेते हुए। पीपल वर वॉचिंग द सीन हिप्नोटाइज फ्रॉम नियर बाई हाउस टॉप, अब लोग भी बड़े ही हिप्नोटाइज माने, मतलब जब आप होता है ना हिप्नोटाइज हो जाते हैं, किसी चीज़ को देखते हो तो एक टक उसी को देखते हो, आप अगल बगल का भूल जाते हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हिप्नोटाइज, मतलब जैसे जादू जैसा हो जाना।
तो लोग भी जो हैं इस सीन को बड़े हिप्नोटाइज तरीके से अपने घरों के छत से या सब जितने भी स्कूल में जो लोग थे वो देख रहे थे। द एलिफेंट लुक्ड एट मी रेड आइड रेडी टू रश टूवर्ड्स मी। और वो जो हाथी था वो मेरी तरफ बिल्कुल लाल आंखों में, मतलब रेड आई मतलब गुस्से से मेरी तरफ देख रहा था, रेडी टू रश टूवर्ड्स मी, और बिल्कुल वो मेरी तरफ आने के लिए तैयार था। ठीक है, वो एलिफेंट। इट लिफ्टेड इट्स ट्रंक्स एंड ट्रम्पटेड लाउडली। उसने भी अपनी ट्रंक, अपनी सूंड को उठाया और ज़ोर ज़ोर से ट्रम्प, चिंगाड़ने लगा। ठीक है। एट दैट मोमेंट आई मूव फॉरवर्ड। लेकिन जो ईश्वर कह रहा है, मैं भी कुछ कम नहीं था, मैं भी हाथी से डरने वाला नहीं था, मैं भी क्या हुआ, आगे बढ़ा। एंड मस्टरिंग का मतलब होता है इकट्ठा करना, गैदर करना, ऑल माई फोर्स, मैंने अपनी जितनी ताकत थी मैंने सारी इकट्ठी कर ली। वैक्ड इट्स थर्ड टोनेल ऑन द क्विक। मैंने भी क्या किया, वैक्ड का मतलब होता है जोर से चुभाना। मैंने भी, जो मेरे हाथ में स्टिक थी, जो केन थी, मैंने उस एलिफेंट की जो पैर की तीसरी अंगुली थी, टोनेल माने होता है अंगुली, मैंने जोर से उसके पैर में चुभा दिया। अब क्या हुआ, द बीस्ट लुक्ड ए स्टन फॉर ए मोमेंट। अब वो जो बीस्ट था, एक मोमेंट के लिए वो स्टन माने उसको समझ में नहीं आया, वो मूर्छित सा हो गया। जो एलिफेंट था, बीस्ट किसको बोला गया है, एलिफेंट को। एक क्षण के लिए वो मेरी तरफ देखता ही रह गया। देन इट शिवर्ड फ्रॉम द हेड टू फुट। उसके बाद वो शिवर माने होता है कांपना। उसके बाद वो एलिफेंट जो है सर से लेकर के पैर तक शिवरिंग, वो ही वाज, दैट एलिफेंट वाज ट्रैम्बलिंग, वो ट्रैम्बल कर रहा था, कांप रहा था, एंड कोलैप्स्ड। और उसके बाद वो कोलैप्स हो गया, गिर गया। ठीक है, अब आगे क्या होता है। एट दिस पॉइंट ईश्वरन वुड लीव द स्टोरी अनफिनिश। अब इस पॉइंट पे आके ईश्वरन ने क्या कर दिया, स्टोरी को अनफिनिश कर दिया। ठीक है, मतलब वहीं पे छोड़ दिया। एंड गेट अप मम्बलिंग। अब आधी कहानी उसने बता दी। अब जो सुनने वाला होगा भाई, उसका तो इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है ना कि अब आगे क्या हुआ है, वो हाथी कैसे वो मूर्छित हो गया, कैसे वो गिर गया। उसने स्टोरी अनफिनिश कर दी, फिनिश नहीं की, वहीं पे छोड़ दी। एंड गेट अप मम्बलिंग। और वो जहाँ पे बैठा हुआ था वहाँ से वो मम्बलिंग माने कुछ बड़बड़ाते हुए कह रहा है कि आई विल बी बैक आफ्टर लाइटनिंग द गैस एंड वार्मिंग अप द डिनर। कि मैं अभी थोड़ा गैस जला के आता हूँ और जो रात का खाना है उसको मैं गर्म करके आता हूँ। अब क्या होता है, महेंद्र हु हैड बीन लिसनिंग विद रैप्ट अटेंशन वुड बी लेफ्ट हैंगिंग। अब जो महेंद्र था, इतने ध्यान से उस कहानी को सुन रहा था, ठीक है, इतने रैप्ट अटेंशन, मतलब एकदम उसका ध्यान उस कहानी में था कि मानो कि वो उस कहानी में ही खो गया हो। अब वो आधे में लटक गया कि भाई इसने एंड तो करी नहीं कहानी। वैन ही रिटर्न ईश्वरन वुड नॉट पिक अप द थ्रेड ऑफ द स्टोरी राइट अवे। लेकिन जब वो वापस आया तो उसने एकदम से वो कहानी जो वो सुना रहा था उसको कंटिन्यू नहीं किया। ठीक है, तो महेंद्र वुड हैव टू रिमाइंड हिम दैट द कंक्लूजन वॉज पेंडिंग। फिर महेंद्र उसको बोलता है कि अरे भाई ईश्वरन, तुमने तो कंक्लूजन तो सुनाया नहीं मुझे कहानी का जो तुम सुना रहे थे। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि ईश्वरन भी क्या है, जानबूझ के उस कहानी का अभी एंड नहीं बता रहा है, ताकि वो मतलब महेंद्र उसको पूछे कि बताओ भाई क्या हुआ था कहानी का एंड, और जब वो पूछेगा तब मैं बताऊँगा। ठीक है, तो ईश्वरन बोलता है कि अच्छा कहानी का एंड, हाँ। तो फिर आगे क्या बोलता है, वेल ए वेटनरी डॉक्टर वॉज समन टू रिवाइव द एनिमल। ईश्वरन वुड श्रग कैजुअली। 2 days लेटर इट वॉज लेड अवे बाई इट्स महावर टू द जंगल। अब वो कह रहा है कि अरे कुछ नहीं हुआ। उसके बाद हमने एक वेटनरी डॉक्टर को बुलाया। वेटनरी डॉक्टर माने पशु चिकित्सक। ठीक है, समन माने बुलाना। उसको बुलाया और उसको ठीक किया उसने। बाद में ईश्वरन वुड श्रग कैजुअली, बड़े ही कैजुअली तरीके से जो ईश्वरन कहता है कि अरे 2 दिन बाद फिर उसको जो उसका महावत था वो जंगल ले गया, कहानी एंड हो गई। ठीक है, तो आगे क्या होता है, वेल हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट ईश्वरन, हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बीस्ट। अब ईश्वरन को पूछता है महेंद्र कि ईश्वरन मुझे एक बार बताओ, तुमने ये मैनेज कैसे किया कि तुमने उस बीस्ट को तुम ज़मीन पे कैसे तुमने डाउन, मतलब तुमने उसको मूर्छित कैसे कर दिया, मुझे बताओ। तो कहता है कि इट हैज़ समथिंग टू डू विद द जापानीज़ आर्ट। वो कह रहा है कि अरे ऐसा कुछ नहीं है, बड़े कैजुअल तरीके से, ये एक जापान की आर्ट होती है। आई थिंक सर कराटे और जू जिस्टू कॉल। अब वो कह रहा है कि सर ये कराटे होता है या इसको जापान में जिट्जू कहते हैं। आई हैड रेड अबाउट इट समवेयर। अब फिर कह रहा है अरे मैंने इसके बारे में कहीं पढ़ा था। इट टेम्परली पैरालाइजेज द नर्वस सिस्टम यू सी। ये क्या करता है कि टेम्पररी मतलब परमानेंट नहीं, टेम्पररी मैंने अस्थायी रूप से जो है ये जब हम ऐसा करते हैं किसी की थर्ड पैर की जो है थर्ड टोनेल को हम जब दबाते हैं, चुभाते हैं उसमें कुछ, तो उससे जो है एक नर्वस सिस्टम पैरालाइज हो जाता है, काम करना बंद कर देता है। आपने देखा ही होगा, मैंने भी सेम चीज़ की। ठीक है।